हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सेशन अगेन बिजनेस लॉ पे है। हमने फर्स्ट क्लास में उसके 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और आज अगेन हम 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है राइट इन रैम। अब राइट इन रैम, रैम का मतलब होता है जहाँ आपको होल वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट मिलता है, और यही राइट इन पर्सोनम लिखा होता तो उसका मतलब होता है किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट राइट मिलना। तो करेक्ट आंसर होगा ए, अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट अ होल वर्ल्ड। Goods as defined in Sale of Goods Act will include growing crops agreed to be severed before sale, मतलब जिसको आप काट सकते हो बेचने के पहले, ओल्ड कॉइन्स एंड कॉपीराइट्स। इस पे भी हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे डिस्कशन किया था जब उसके एमसीक्यूज अपलोड किए थे। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन वैसे तो ज़रूरी होती है, बट कब ज़रूरी नहीं होती? बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ द ऑफर बाय ऑफरी ने उस कंडीशन को परफॉर्म कर दिया जो कंडीशन ऑफरर ने दी थी। बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन बाय द ऑफरी, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ बेनिफिट और सर्विस बाय द ऑफरी। तो हर केस में ऑफरर को खुद ही पता चल जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गई है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मर्केंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि ऐसे गुड्स जो कि आप मार्केट में बेच भी सको और कंज्यूम भी कर सको, दैट द गुड्स आर कमर्शियली सेलेबल, दे आर फिट फॉर द पर्पज फॉर विच दे आर जनरली यूज्ड। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉमिस क्या है? अ प्रपोजल विच हैज बीन एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, contracts contingent upon the non-happening of the future uncertain event becomes void when such event happen, does not happen, the event becomes impossible, none of the above। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो यही होता है ना कि अगर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट हुआ तब तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? तो कह रहा है कि जब नॉन हैपनिंग फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की वॉइड हो जाए तब जब वो इवेंट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अ टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट when the offer is spoken into the telephone, heard but not understood by the offerer, heard and understood by the offerer। If a minor draws, endorses, delivers or negotiates an instrument, such instruments bind all parties to the instrument including the minor, only the minor, all parties to the instrument except the minor। Again question number 59 repeated है। correct answer होगा C, an invitation to offer। Next, which of the statement is incorrect in connection with duties of the seller and buyer? It is the duty of the seller to deliver the goods. It is the duty of the buyer to accept and pay for them. It is not the duty of the seller to deliver the goods। ये ड्यूटी नहीं है, ये बायर की ड्यूटी होती है बोलने की कि आप मेरा गुड्स डिलीवर कर दो। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the inadequacy of consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given, always, in all cases, when the parties complain, when the promisor has not performed his promise। correct answer होगा A, in determining the question whether the consent of the promisor was freely given। क्योंकि अगर कंसिडरेशन कम है, इनएडिकेट है, तो कहीं ना कहीं कंसेंट आपका फ्री नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मेरे पास कोई 10,000 की वॉच है, वो हम किसी को देंगे तो 1,000 की तो नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ये देख करके ही पता चल जाएगा कंसिडरेशन की कुछ ऐसा है जो कि दिख नहीं रहा, कि कुछ तो इशू है। कोई भी अपना सामान कभी सस्ते पे नहीं देता है। क्लियर? नेक्स्ट, अ फाइंडर ऑफ गुड्स कैन सेल द गुड्स इफ, अगर वो गुड्स पेरिशेबल आइटम का है ना, जैसे हम लोग पेस्ट्री खाते हैं, मान लो किसी को पेस्ट्री मिलती है तो उस केस में वो पेरिशेबल आइटम की है, आज अगर नहीं कंज्यूम किया तो कल तो वैसे भी वो खराब हो जाएगी। तो उस तरह के गुड्स को बेचा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, द गुड्स आर पेरिशेबल। नेक्स्ट, where consideration is illegal or physically impossible, uncertain or ambiguous, it shall not be transferable by law, unenforceable by law, enforceable by law। करेक्ट आंसर होगा सी। There are dash modes of delivery, no doubt 3 modes होती हैं। नेक्स्ट, the principle of estoppel cannot be applied against a minor since he has no sound mind, he has no privilege to cheat person, he may be induced by dishonest trader, he has not attained the age of maturity। अगर माइनर की बात करें, क्योंकि वो 18+ नहीं होता, सिर्फ इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता। तो करेक्ट आंसर होगा डी। द टर्म अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन ए। नेक्स्ट, lending money to a borrower at high rate of interest when the money market is tight renders the agreement of loan valid। आप चाहो तो लोन मत लो,
आपको ज़रूरत है तब आप हाई रेट पे लोन ले रहे हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाएगा। नेक्स्ट, वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म his promise without application by the promise and no time for performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time। अब ये reasonable time क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ जर्नल कस्टम है। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अनलॉफुल अग्रीमेंट्स कंप्राइज लीगल अग्रीमेंट्स, इमोरल अग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इन एन ऑक्शन सेल द प्रॉपर्टी शैल बी सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर, जिसकी बोली ज़्यादा होगी उसको बेचा जाता है। नेक्स्ट, A and B agree that A shall pay 1,000 for which B shall afterwards deliver to either rice or smuggled opium। In this case, अब पहला अग्रीमेंट तो वैलिड है, बट ओपियम मतलब बेसिकली ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो वो स्मगल्ड करना वो क्या है? इलीगल है। तो करेक्ट आंसर होगा द फर्स्ट इज वैलिड एंड द सेकेंड इज वॉइड। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, when an instrument is drawn conditionally or for a special purpose as a collateral security and not for the purpose of transferring property therein, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं escrow इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देखो इनकाउट इंस्ट्रूमेंट भी बोला है। इनकाउट इंस्ट्रूमेंट एक अनरजिस्टर्ड अनरिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि तब इफेक्टिव बनता है जब थर्ड पार्टी इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करती है, या हम कह सकते हैं ना इन शॉर्ट कि ये इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है। और जब ड्रॉवर या मेकर इसको बनाता है इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, उसमें कुछ ना कुछ वो ब्लैंक छोड़ेगा। जैसे जहाँ पे अमाउंट लिखना है वो ब्लैंक होगा, तो जब वो ब्लैंक है तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट। क्लियर? एंड एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है? जहाँ जो थर्ड पार्टी होती है वो रिसीव करती है और डिसबर्स करती है मनी और प्रॉपर्टी फॉर द प्राइमरी ट्रांजेक्टिंग पार्टीज। मतलब जो मान लो यहाँ पे 3 पार्टी है, 1 2 3, तो इन दोनों पार्टी के कहने पे ये इसको डिसबर्स करेगी। क्लियर? ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। और एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, ए परचेजेस बीज बिजनेस ऑफ सेलिंग नेकटीज इन दिल्ली। A can restrain B from doing the business of selling neckties again in his life, doing any business in Delhi, doing the business of selling neckties in Delhi for a limited period। ये हो सकता है। बेसिकली जब भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो ना किसी को कि वो बिजनेस नहीं कर सकते, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, नॉट फॉर लाइफ टाइम। तो करेक्ट आंसर होगा सी। अब यहाँ पे देखो क्या है, ए परचेजेस बीज बिजनेस ऑफ सेलिंग नेकटीज इन दिल्ली। पहले बी एक बिजनेस करता था दिल्ली में और ए अब उससे खरीद ले रहा है, तो उस केस में ए को ये डर रहेगा ना कि अगर ये इसी एरिया में बिजनेस कंटिन्यू करेगा तो लोग तो इसी से परचेज करेंगे, लोग फिर ए से परचेज नहीं करेंगे, तो ए ने जो बिजनेस खरीदा है बी का उसको लॉस हो जाएगा। तो ए सिंपली ये कहेगा कि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये सेम बिजनेस मत करना या सेम लोकेलिटी में मत करना, सो दैट तब तक ए अपने बिजनेस को सेट कर सके। क्लियर? नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस वेयर द प्रोमिसर डाइज बिफोर परफॉर्मेंस, the legal representatives of the promisor must perform the promise irrespective of the promise. The legal representative of the promise must perform the promise provided it is not one dependent on the personal qualification of the promisor। अगर personal qualification पे नहीं है तब उस केस में क्या होगा कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब जैसे आज मान लो आपने हम फीस पे की कि हमें काजल मैम से एमकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है। अब कल को अगर मान लो मेरी डेथ हो जाती है तो जो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे क्या वो मेरी जगह आपको टीच कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपने जो पेमेंट की थी वो मेरे नाम से की थी, मेरे गुडविल से की थी। तो ये चीज़ बताई है यहाँ पे कि जहाँ पे पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंडेंट ना हो वहाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे अगर मान लो ए ने कहा बी से कि हम आपको गुड सेल करेंगे, बी ने पेमेंट कर दिया, कल को अगर ए की डेथ हो भी जाती है तो क्या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी को गुड्स डिलीवर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं थी। नेक्स्ट, ए बोरोज फ्रॉम बी 500 टू बेट विथ सी, कैन बी रिकवर द अमाउंट of his loan? No, the agreement falls under section 23 and hence illegal, क्योंकि betting है ना, betting basically क्या है? illegal है। Next, Asim unlawfully detains Anil to obtain his vacant flat at Safdarganj enclave valuing 50 lakh at 40 lakh। तो ये basically क्या है? coercion। A contract which ceases to be enforceable by law, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको रोका जा रहा है कि वो लॉ से इन्फोर्स नहीं होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, मिस्टर ए प्रोमिसेस टू मिस्टर बी विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अब आपकी इंटेंशन ही नहीं है परफॉर्म करने की, तो ये क्या होगा? फ्रॉड।
एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, आप चाहते हो कि अपने गुड्स को आप नीलामी के थ्रू, ऑक्शन के थ्रू बेचो, इसका एडवर्टीजमेंट, ये क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट, एन ऑफर कम्स टू एन एंड बाय रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? रिवोकेशन। अगर आप ऑफर तोड़ दो तो ऑफर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल, कॉन्ट्रैक्ट में आप स्ट्रेंजर हो, कंसिडरेशन में नहीं, तो वो कभी भी सूट फाइल नहीं कर सकता। करेक्ट आंसर होगा डी। वन ऑफ द फॉलोइंग हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, साउंड माइंड, बाकी सब तो इनकम्पिटेंट होते हैं, मतलब बाकी लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। अ माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज अ एजेंट, यस। बहुत लोग बोलेंगे कि मैम एजेंट तो वो होता है जो कि प्रिंसिपल को आंसरेबल होता है, बट यहाँ हम ये मानते हैं ना कि माइनर के बेनिफिट के लिए उसको एजेंट की तरह अपॉइंट किया जा सकता है, बट उसको कहीं पे भी पर्सनली लायबल नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर होगा बी, वैलिड। मिस्टर ए डिलीवर्स अ बास्केट ऑफ मैंगो टू मिस्टर बी, मिस्टेकिंग हिम टू बी मिस्टर सी, एंड मिस्टर बी कंज्यूम्स दोस मैंगोज। तो ये बेसिकली क्या है? कासी कॉन्ट्रैक्ट है, और इस केस में मिस्टर बी बाउंड होगा कि वो ए को कंपनसेशन पे करे। करेक्ट आंसर होगा ए। अग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन इज इनएडिकेट इज वैलिड, क्योंकि भले इनएडिकेट है, भले उस पर बाद में हम केस फाइल कर सकते हैं, बट अभी तो वो अग्रीमेंट क्या होगा? वैलिड। मिस्टर ए प्रोमिसेस इन राइटिंग टू पे टाइम बार डेट टू मिस्टर बी, और ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? ये इन्फोर्सेबल है। टाइम बार डेट वो होता है जो कि 3 साल बाद पे किया जाता है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए को 10,000 देना था, बी ने भी नहीं मांगा, ए ने भी नहीं दिया, 3 साल बीत गया, बाद में अगर ए चाहे तो उस टाइम बाद डेट को पे कर सकता है, ये इन्फोर्सेबल होगा। When both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact, essential to an agreement, the agreement is, अगर दोनों ही पार्टी मिस्टेक में है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम voidable नहीं बल्कि void कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मिस्टर अजीत threatened to commit suicide in his if his wife did not execute sale deed in favor of his sister। ये अभी ऊपर बताया था कि है तो coercion, पर हर एक केस, चाहे coercion हो, undue influence हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, मिस्टेक हो, हर एक केस में वॉइडेबल माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट को, कि अगर इनोसेंट पार्टी चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे, चाहे तो डिसकंटिन्यू भी कर सकती है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इफ द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, एन ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होता है? फॉल ऑफ हैमर पे। नेक्स्ट, सेलर कैन रेज द प्राइस बाय फिक्टिशियस बिड्स इन एन ऑक्शन सेल विद द हेल्प ऑफ पफर्स। पफर्स बेसिकली क्या होते हैं? पफर बेसिकली वो पर्सन होते हैं जिनकी इंटेंशन प्रॉपर्टी को खरीदने की नहीं होती, बट सेलर उनको हायर करता है सो दैट वो फिक्टिशियस बिड्स कर सके, मतलब नकली बिड्स कर सके, और उससे जो जेन्युइन परचेजर है उनके लिए प्राइस को राइज कर सके। क्लियर? तो उनको हम कहते हैं पफर। नेक्स्ट, मिस्टर ए ऑब्टेन्ड अ मोबाइल सेट फ्रॉम बी बाय फ्रॉड। Mr. A has a voidable title at the option of Mr. B. Before Mr. B could rescind the contract, Mr. A sold the same to Mr. C, who purchased from Mr. A in good faith and without the knowledge of fraud by Mr. A and paid for it. तो अब इस केस में क्या होगा ना कि मिस्टर सी जिसने खरीदा है गुड फेथ में, उसको गुड टाइटल जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ए। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? जहां पे हम वॉलंटरी ट्रांसफर करते हैं सिर्फ पोजेशन का, तो करेक्ट आंसर होगा ए। For a valid contract of sale, delivery may be actual, symbolic, constructive. Correct answer होगा D, all of the above. Every instrument payable otherwise than on demand, उसमें 3 दिन का ग्रेस डेज मिलता है, तो करेक्ट आंसर होगा B. नेक्स्ट, इनकाउट इंस्ट्रूमेंट इज, अभी हमने बताया कि ये किसी न किसी सेंस में इनकम्प्लीट होता है, एंड इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट इन सम रिस्पेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? बिल ऑफ एक्सचेंज है, डिलीवरी नोट है, चेक भी है, बट शेयर सर्टिफिकेट नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट पे जब नाम लिखा होता है शेयर होल्डर का तो वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज? हमेशा 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट, अ वॉइड अग्रीमेंट इज वन विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एक्सेप्टर हैज डन समथिंग टू सिग्निफाई हिज इंटेंशन। अब यहाँ पे भी देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट सब मिला करके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सब पे हमने मिला करके क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है, और इन तीनों चैप्टर पे तो हमने अलग अलग भी बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हैं। आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।
एंड अगर आज के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये सारे क्वेश्चन रेलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे भी इस तरह की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्लास में जहां हम नेक्स्ट 50 MCQs पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।